हेलो, नमस्कार दोस्तों। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम भ्रम का पुलिंदा नामक राजीव पटेल जी के द्वारा जो सम्यक प्रकाशन से प्रकाशित हो रही है, उस पुस्तक का आज हम अवलोकन करेंगे, जिसमें राजीव पटेल जी ने जो साहित्यिक स्क्रिप्चरों से पढ़ा, जो भ्रम वंशियों ने जो भ्रम फैला रखा है, फिर उन्होंने कुछ जो उत्खनन के द्वारा प्राप्त प्रमाण हैं, उन प्रमाणों के आधार पर एक पुस्तक की रचना की, जो कि आम जनमानस में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उन्होंने जो भी अपनी इस भ्रम का पुलिंदा नामक पुस्तक में वर्णन दिया है, या जिन साक्ष्यों के आधार पर वर्णन किया है, बखूबी उन साक्ष्यों को इसमें वर्णित भी किया है। तो ये एक बहुत ही रोचक जानकारी है, जो सभी को इस पुस्तक के माध्यम से जानना चाहिए। और इन जो साक्ष्य इसमें दिए गए हैं, उन साक्ष्यों को अपनी बुद्धि और विवेकानुसार उनका अवलोकन करना चाहिए। तो आइए अब हम आगे चर्चा करते हैं। भ्रम का पुलिंदा, इसमें लेखक अपनी कलम से क्या कहना चाह रहा है, वो हम उन्हीं की लिखी हुई कलम से बताने का प्रयास करते हैं। लेखक कहता है, भ्रम का पुलिंदा बनाने वाले ब्रह्मवादी गिरोह के मुखिया ने सबसे पहले सम्यक संस्कृति के पाली भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों, जिनका भावार्थ सम्यक काल में गुणवाचक संज्ञा होता था, उन सभी गुणवाचक शब्दों का सम्यक अंत काल में व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रत्यारोपण इम्प्लांट कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज उन शब्दों का सारा स्वरूप ही बदल गया। जैसे सम्यक काल में धर्म का अर्थ कुदरत का कानून, लॉ ऑफ नेचर हुआ करता था, लेकिन सम्यक संस्कृति का जब अंत हो जाता है, तो उसके बाद में फिर धर्म का अर्थ एक विशेष समुदाय द्वारा किए जाने वाला कर्मकांड से होने लगा। आज हर लोगों की मान्यता अनुसार धर्म का स्वरूप यही है। उसी प्रकार सम्यक काल में सभी जो विद्वान वर्ग होता था, उसको बम्भन या बमण कहा जाता था। सभी खेती करने वालों को खत्तीय, सभी गाय पालने वालों को गोपालक जैसे गुणवाचक संज्ञा नाम से संबोधन किया जाता था। जो ब्रह्मवाद के उदय के बाद से ये गुणवाचक संज्ञा नाम एक समूह विशेष वर्ग को जातिवाचक नाम के रूप में दे दिया गया। सम्यक संस्कृति में भगवान, देव, ईश्वर गुणों के आधार पर दिया जाने वाला गुणवाचक उपाधि नाम था, जो सम्यक संस्कृति का अंत होने के बाद में व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम बनकर रह गया। सम्यक संस्कृति में पूजा गुण आधार के अनुसरण को कहा जाता था, जो सम्यक संस्कृति के अंत के बाद में होने वाली पूजा व्यक्ति विशेष के नाम पर दीप, हवन, प्रार्थना से जुड़कर रह गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सम्यक संस्कृति की जो लिपि चला करती थी, उसे धम्मा लिपि या ब्राह्मी लिपि में जो वर्णमाला है, उस वर्णमाला द्वारा संस्कृत भाषा का व्याकरण, कहने का मतलब पाणिनि, संस्कृत भाषा में चाणक्य नीति, संस्कृत भाषा में कालिदास का नाटक या संस्कृत भाषा का कोई भी श्लोक नहीं लिखा जा सकता है। यहाँ तक कि खुद संस्कृत भी नहीं लिखा जा सकता है। फिर भी ब्रह्मवंश के लेखक द्वारा ऐसा सैकड़ों जगह लिखकर भ्रम का पुलिंदा फैलाया गया है, जो उचित नहीं जान पड़ता है। क्योंकि धम्म लिपि की वर्णमाला में ऋषि, आह, औ,
शा, मूर्धन्य शा, खा, ईसा से पूर्व छ, त्र, ज्ञा जैसे अक्षर नहीं हुआ करते थे। साथ में हलंत, चंद्रबिंदु, विसर्ग और न का संयुक्त प्रयोग नहीं है, या कहें तो इन सबों का आविष्कार नहीं हुआ था, जिस वजह से संस्कृत का क्र भी नहीं लिखा जा सकता। फिर भी ऐसे भ्रम को दूर करने हेतु आज तक कोई भी भ्रमिक वंश का व्यक्ति मूल अभिलेख को लेकर सामने नहीं आया है, और जो पुरातात्विक विभाग है उसने भी इस भ्रम को दूर करने के लिए कोई मूल अभिलेख को पब्लिक के सामने प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद भी कुछ कलम कसाई द्वारा बार बार ऐसा लिखकर अपना भंडा प्रदर्शन करना अच्छा लगता है। लेखक ने इस पुस्तक के माध्यम से इसी सब सच्चाई को दिखाने का प्रयास किया है। अब हमारा रहा मत, तो मैं तो यही कहूँगा पाठकों से, जो भी इन साक्ष्यों सबूतों को देखे तो वो अपनी बुद्धि विवेक से इनकी विवेचना या इनका विश्लेषण कर सकता है, और इसको सत्यता की जांच के लिए वो उन स्थानों पर जाकर के स्वयं देख सकता है कि जो ये राजीव पटेल जी की बुक भ्रम का पुलिंदा कह रही है वो सत्य है या झूठ। अब हम आगे चर्चा करते हैं भारत की मूल सभ्यता और संस्कृति। भारत में मानव सभ्यता का उदय या उद्भव प्रमाणिक तौर पर पाषाण काल से ही मिलता है। वैसे उस सभ्यता का कोई लिखित प्रमाण अभी तक नहीं मिला है, फिर भी उस समय मानव होने का काफ़ी प्रमाण वर्तमान समय में उपस्थित हैं, जिसे कोई भी अपनी आँखों से देखकर मानव होने का एहसास कर सकता है। लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिलने की वजह से इसे प्रागैतिहासिक प्रेहिस्ट्री काल का इतिहास कहते हैं। पाषाण युग का वह युग है जब मानव पत्थरों के सहारे अपना जीवन व्यतीत करता था, जैसे पत्थरों के बने गुफा में रहना, पत्थरों के बने औजारों से जानवरों का शिकार करना, पत्थरों को टकरा कर आग पैदा करना। पाषाण काल को विस्तार से समझने के लिए इसे भी 3 श्रेणी में बांटकर समझते हैं और इस पाषाण सभ्यता के विकास क्रम को देखते हैं। पहला है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। पहला पुरा पाषाण काल अर्थात पाषाण युग के पूर्व का काल। प्रागैतिहासिक युग का वह समय था जब होमो सेपियन अर्थात आधुनिक मानव के उदय और उसका आरंभिक विकास हुआ। इस समय मानव ने जानवरों के शिकार के लिए नुकीले पत्थरों को औजार के रूप में उपयोग करना सबसे पहले आरंभ किया। इस दौरान मानव बनने का क्रमिक विकास हो रहा था। इस काल के बाद से मध्य पाषाण युग का आरंभ हुआ। भारत में पुरा पाषाण काल के अवशेष इलाहाबाद की बेलन घाटी, वर्तमान पाकिस्तान की सोहन घाटी, तमिलनाडु के कुरनूल, कर्नाटक के हुसंगी, ओडिशा के कुलियाना, राजस्थान के डीडवाना के श्रृंगी तालाब के निकट और मध्य प्रदेश के भीमबेटका और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिंघनपुर में भी मिलते हैं। इन अवशेषों की संख्या मध्य पाषाण काल के प्राप्त अवशेषों से बहुत ही कम है। इस काल को जलवायु परिवर्तन और उस समय के पत्थर के हथियारों और औजारों के प्रकार के आधार पर निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है: निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उत्तर या उच्च पुरा पाषाण काल। तो निम्न पुरा पाषाण काल में इस समय मनुष्य पत्थरों से निर्मित औजार का प्रयोग करते, जैसे हस्तकुठार, खंडक, विदारणी। अधिकांश पुरा पाषाण युग हिम युग से गुजरा है। निम्न पुरा पाषाण काल स्थल भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग सभी क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं, जिनमें सोहन नदी की घाटी, सिंधु घाटी, बेलन घाटी,
और नर्मदा घाटी प्रमुख है। मध्यपुरा पाषाण काल में शल्क उपकरणों का प्रयोग बढ़ गया। मुख्य औजार के रूप में पत्थरों की पपड़ियों से बने विभिन्न प्रकार के फलक, भेदनी, छेदनी और खुरचनी मिलते हैं। पुरातत्व विभाग के वेदनियाँ और फलक जैसे हथियार भारी मात्रा में मिले हैं। उच्च पुरा पाषाण काल, इस काल में आर्द्रता कम हो गई थी और हिमयुग की अंतिम अवस्था थी। इस काल के औजार अधिक तेज व चमकीले थे। ये औजार हमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और बिहार के पठारों से मिले हैं। दूसरा है मध्य पाषाण काल। मनुष्य के विकास का वह अध्याय है जो पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य में आता है। कुछ विद्वान इस कालखंड को 40,000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 वर्ष ईसा पूर्व तक मानते हैं। तीसरा है नव पाषाण काल। मानव प्रौद्योगिकी के विकास की एक अवधि थी जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व में 8 से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, जिसे प्रारंभिक रूप से पाषाण युग का अंतिम हिस्सा माना जाता है। नव पाषाण काल में शैल चित्र का निर्माण होने लगा था, जो आज पहाड़ी क्षेत्रों की गुफाओं में काफ़ी मिलता है। लेकिन आज के कुछ ज़्यादा ही स्वार्थी भ्रमशील इतिहासकार जो इस प्रकार के बने चित्रों को किसी मान्यता से जोड़कर परिभाषित करने का दिन रात प्रयास करते रहते हैं। इस प्रकार के प्रयासों का आप कितना उचित और कितना अनुचित कहेंगे, यह आप स्वयं तय करें। मध्य प्रदेश का भीमबेटका और देऊर कोठार की पहाड़ी गुफा में मिलने वाले कुछ चित्रों को रख रहा हूँ। उसे देखकर आप लोग स्वयं अनुभव करें कि पाषाणकालीन युग में गुफा में रहने वाला मानव अगर कोई चित्रकारी करता था तो क्या वह आज के भ्रमशीलों के काल्पनिक कथा पात्र राम, सीता, कृष्ण और अर्जुन के सभ्यता वाला पात्र का सदस्य बन जाएगा। इस शैल चित्र पर भ्रमशीलों की मान्यता को एक कहानी के माध्यम से समझें। एक बहुत ही न्यायप्रिय प्रतापी राजा हुआ करते थे। उनके दरबार में जब किसी भी प्रकार का जटिल विवाद आता था तो उसे वे अपने अनुभव से चुटकी बजाकर सुलझा देते थे। एक समय की बात है कि राजा के दरबार में 4 व्यक्तियों ने एक गोलाकार पत्थर पर अपना अपना आधिपत्य जताते हुए राज दरबार में प्रवेश किया और दरबार में राजा से आग्रह किया कि महाराज, हमारे विवाद को सुलझाइए। आखिर इस पत्थर पर किसका अधिकार होना चाहिए? राजा ने पहले उस पत्थर को बहुत ही गौर से देखा, लेकिन उस पत्थर पर कहीं भी किसी लिपि में कुछ लिखा हुआ नहीं मिल रहा था और न ही उस पत्थर पर कोई खास स्वरूप ही बना था जिससे फैसला करने में कोई सहारा मिलता। राजा थोड़ा चिंतित हुआ, फिर भी इस समस्या को सुलझाने में तल्लीन था, क्योंकि राजा अपने न्यायप्रिय होने वाली उपाधि को खोना नहीं चाहता था। तभी राजा के दिमाग में एक बात कौंधी कि क्यों नहीं इन सबों के अंदर व्याप्त वैचारिक ज्ञान का लगाव क्षेत्र की जानकारी ली जाए। इस नाते राजा ने सभी का परिचय पूछा। चारों फरियादी ने बारी बारी से अपना परिचय बताने का क्रम शुरू किया, जिसमें पहले ने अपने आप को सुनार बताया, तो दूसरे ने अपने को सुतार यानी लकड़ी का मिस्त्री, तीसरे ने शिल्पकार और चौथे ने कथाकार के रूप में अपना परिचय दिया। अब राजा को सारा माजरा समझ में आने लगा कि यहाँ चारों व्यक्तियों को पत्थर के वारिस बनने का झगड़ा नहीं है, बल्कि चारों के अंदर अपनी अपनी वैचारिक आसक्ति की वजह से पत्थर के स्वरूप पर अपना अधिकार जमाने की लड़ाई है। इसी वजह से सुनार सोच रहा था
कि यह पत्थर सोना की कसौटी है। तुषार सोच रहा था कि यह पत्थर मेरे औजार का धार देने वाला सिलबट्टा है, तो शिल्पीकार सोच रहा होगा कि यह पत्थर जिस पदार्थ से बना है उससे मेरी मूर्ति का निर्माण बेहतर होगा। तो कथाकार समझ रहा है कि यह पत्थर नहीं बल्कि यह मेरे कथा वाले पात्र शालिग्राम महादेव जी हैं। राजा ने सारे माजरे को भांपते हुए दरबार में तुरंत एक हाथी और 4 अंधे व्यक्तियों को उपस्थित करने का आदेश दिया। राजा के आदेशानुसार हाथी और 4 अंधे व्यक्तियों को दरबार में प्रस्तुत किया गया। अब राजा ने दरबार में पूर्व वाले पत्थर के विवाद को सुलझाने हेतु हाथी को दरबार में बीचों बीच बंधवा दिया। अब उन 4 अंधे व्यक्तियों से राजा पूछता है कि आप लोग बताओ कि दरबार के बीच में क्या रखा है। चारों अंधे व्यक्ति बारी बारी से बीच में बंधे हुए हाथी के पास जाने की तैयारी करने लगते हैं ताकि राजा को बता सकें कि दरबार में क्या रखा गया है। पहले वाला अंधा व्यक्ति हाथी को स्पर्श करता है, लेकिन संयोग से उसे हाथी के अंग पैर का स्पर्श होता है। वह पैर को भली प्रकार से टटोल कर आश्वस्त होता है और अंत में राजा को बताता है कि महाराज यह कोई पेड़ का तना लग रहा है। अब दूसरे अंधे ने उसी प्रकार हाथी का अंग स्पर्श किया, लेकिन संयोग से उसको हाथी की सूंड पकड़ में आ जाती है। वह भी सूंड का बहुत ही अच्छे से मुआयना करता है, फिर महाराज से कहता है कि यह तो सूंडनुमा कोई पाइप लगता है। तीसरे अंधे की बारी जब आती है तो वह भी हाथी के पास जाकर के उसके अंगों को स्पर्श करता है, लेकिन उसे संयोग से हाथी की पूंछ आना ही था। उसने हाथी की पूंछ को पकड़कर खूब जांचा और इसके बाद महाराज से कहता है कि राजा यह तो झाड़ूनुमा कोई वस्तु है। पत्थर वाले फरियादी भी इस घटना को गौर से देख सुन रहे थे। अब अंत में चौथे अंधे व्यक्ति को बताना था कि वह बहुत ही असमंजस में था कि मेरे पहले 3 अंधे लोग गए और तीनों ने 3 प्रकार का उत्तर दिया, मेरा उत्तर क्या होगा। डरते डरते वह भी हाथी के पास गया और हाथी के अंगों को स्पर्श करने लगा, लेकिन संयोग से उसे हाथी का दांत पकड़ में आ गया। उसने हाथी के दांत को बहुत भली प्रकार से जांचने के बाद राजा को बताया कि महाराज यह तो बहुत ही चिकना सा कोई खूंटा लगता है। एक हाथी को टटोलकर 4 अंधे व्यक्तियों द्वारा 4 अलग अलग प्रकार के उत्तर बताए जाने पर दरबार में सभी लोग आश्चर्यचकित थे। तभी राजा ने कहा कि आप लोगों के सामने दरबार में ये जो 4 आँख के अंधे आए और आप लोगों के सामने साकार हाथी को स्पर्श करते हुए चारों ने जिस प्रकार से सच्चाई से अलग अलग होना सुनिश्चित किया है, उसी प्रकार आप लोग भी इन्हीं चारों व्यक्तियों के जैसा अपने विवेक रूपी ज्ञान के अंधे होने की वजह से एक पत्थर को अपनी अंधी अनुभूति द्वारा अलग अलग बता रहे हैं, जबकि यह सच्चाई से कोसों दूर है। वस्तुतः जिस प्रकार से वह हाथी था, उसी प्रकार से यह भी किसी नदी का एक पत्थर है। अब तो आप लोग इस कहानी द्वारा समझ गए होंगे कि यह शैल चित्र भी पाषाण काल के रहे किसी कलाकार की अनुभूति की परिकल्पना मात्र हैं। इसका आज की मान्यता से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे तो पाषाण सभ्यता की खोज अंग्रेजी सरकार द्वारा की गई है। अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत के तथाकथित भ्रमिक ज्ञानी मनीषियों में किसी भी पाषाण काल जैसी कोई सभ्यता की जानकारी नहीं थी। उसके पूर्व तो तथाकथित भ्रामिक ज्ञानियों ने अपने ग्रंथों के माध्यम से करोड़ों वर्ष पूर्व की सभ्यता का नाम सतयुग और द्वापर रखा था, जिसमें काफ़ी विकसित संस्कृति और उड़न खटोला से चलने वाले लोगों का वर्णन है। भ्रमिक ज्ञानियों तुम्हारे पूर्वजों के पास तो आग्नेय शास्त्र, मिसाइल, संहारक चक्र, विशाल गदा से लैस सभ्यता वाले लोगों का वर्णन है। फिर वैसी संस्कृति की जगह पर
गुफा में रहने वाली पाषाण सभ्यता का मिलान कैसे कर रहे हो। पाषाण काल के समय तो तन को ढकने हेतु वस्त्र का आविष्कार भी नहीं हुआ था। फिर उस चित्रकारी से सतयुग और द्वापर के पात्रों की युगलबंदी करने वाले भ्रमशील ज्ञानी गुणों आपके पूर्वज लोग कपड़ा कैसे पहनते थे। पाषाण काल के बाद एक संस्कृति मिलती है। इस सभ्यता की जानकारी 1826 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मेसन द्वारा किसी कार्य करने के दौरान मिली थी। इसके बाद 1856 में कर्निंघम महोदय ने इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया और इस सभ्यता को लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार से खुदाई 1921 में शुरू हुई। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र बहुत ही व्यापक था। सिंधु घाटी सभ्यता के अधीन अभी तक लगभग 1100 केंद्रों की पहचान करते हुए उत्खनन का कार्य हुआ है, जिसमें 1000 से ऊपर का केंद्र बिंदु वर्तमान भारत के क्षेत्रों में आता है। इस सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल संसार में अभी तक मिली सभी सभ्यताओं से बड़ा है। इसका क्षेत्र पुराने पंजाब से लेकर के बलूचिस्तान तक, फिर आज के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था, जिसमें जम्मू कश्मीर का मांडा और पंजाब में रोपड़, बाड़ा, संघोल और हरियाणा का राखीगढ़ी, भीरदाना, बनावली, कुड़ाल, मीताथल और राजस्थान का कालीबंगा, तरखनवाला और गुजरात का लोथल, सुरकोतदा, रंगपुर, रोजदी, मालवाड़, देसलपुर, धोलावीरा, प्रभास, पाटन, भगतराव के साथ साथ उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, बड़ा गांव, अम्बखेड़ी, हुलास से काफ़ी विकसित और नगरीय सभ्यता का साक्ष्य मिला है। इन नगरीय साक्ष्यों में व्यवस्थित ढंग से साधारण मकानों का निर्माण देखने को मिलता है, लेकिन अधिकांश मकानों की बनावट कच्चे पक्के ईंटों की मिली है। गलियों का निर्माण भी पक्की ईंटों का मिलता है, यानी कि शहरों का निर्माण बिल्कुल ही कुशल कारीगर द्वारा योजनाबद्ध तरीके से किया गया होगा, जो काफ़ी उन्नत सभ्यता संस्कृति की ओर इशारा करता है। धन्यवाद। अब आगे का भाग अगले एपिसोड में करेंगे, पार्ट 2 में।